पत्नी, इसमें सच में मेरी कोई गलती नहीं है। ये बस एक इत्तेफाक था। मैं रोज उसका पीछा तो नहीं कर सकता है ना। शायद तुम्हें बस उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। जियो किन्हान को तुम्हारी छोटी सी चाल समझ आ गई। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? हाँ बिल्कुल। काश तुम उसे मार डालो और उसे मेरी नज़रों से हमेशा के लिए हटा दो। ये सुनकर जियो किन्हान को आखिरकार कुछ राहत मिली। मन ही मन तुम्हारे शब्दों की सच्चाई पर सोचते हुए तुमने धीरे से जियो किन्हान के शरीर के हर हिस्से को सहलाया, इस उम्मीद में कि इस तरह उसे कुछ सुकून मिलेगा। अचानक तुमने देखा कि उसकी भौहें सिकुड़ गई। पत्नी, क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है? जियो किन्हान घबरा गई और जल्दी से अपना पैर पीछे खींच लिया। तुम्हें अचानक वो पल याद आया जब तुमने उसे सोते समय अपने पैर पर कुछ लगाते हुए देखा था। क्या वो चोट का मरहम था? तुम्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि तुमने अब तक अपनी पत्नी की चोट पर ध्यान ही नहीं दिया था। तुमने ध्यान से देखा और पाया कि चोट लगभग ठीक हो चुकी थी। वो मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी, बस छूने पर ही महसूस होती थी। मुझे माफ़ कर दो पत्नी, मैंने लापरवाही की। मैं मौत का हकदार हूँ, प्लीज़ मुझे सज़ा दो। जियो किन्हान की आंखें तुरंत चमक उठीं। तो फिर मैं तुम्हें ये सज़ा देती हूँ कि तुम मेरे साथ तारे देखने चलो। 2.5 मिनट बाद तुम दोनों विला के स्काई गार्डन में लेटे हुए थे। तुम जियो किन्हान से दिल की बात करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कह पाते, उसने तुम्हारे मुंह पर हाथ रख दिया, जैसे वो नहीं चाहती थी कि तुम आगे कुछ बोलो। जियो किन्हान इस बात से बहुत डरी हुई थी कि कहीं तुम उसकी कमज़ोरी को पहचान न लो। वो नहीं चाहती थी कि तुम उसकी वजह से परेशान हो। इसके बाद क्या हुआ ये तो पढ़ने वाले पहले से ही जानते हैं। काफ़ी देर बाद तुमने जियो किन्हान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे पहले से ही पता था। तारे देखना इतना आसान नहीं था। जियो किन्हान का बर्ताव आज कुछ ज़्यादा ही नरम था। तो क्या तुम्हें तारे देखना पसंद है? तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे तारे पसंद है, और तुम तो मुझे तारों से भी ज़्यादा पसंद हो। जियो किन्हान तारों भरे आसमान को निहारती रही, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। क्या तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो एक बड़े भाई ने मुझसे कहा था कि तारे सुंदर नहीं होते, क्योंकि अगर कोई कल्पना टूट जाए तो इंसान निराशा में डूब जाता है। वो बड़ा भाई पक्का मैं को नहीं था, क्योंकि मैं तुमसे छोटा हूँ। तुमने कुछ खोने का एहसास करते हुए धीरे से कहा। जियो किन्हान ने तुम्हारी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया और खुद से बातें करती रही। मुझे पहले लगता था कि वो सही था, लेकिन अब शायद मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। वो मुड़ी और उसने तुम्हें गंभीरता से देखा। क्योंकि अलुओ, तुम ही मेरे तारे हो। भले ही किसी दिन तुम मिट जाओ, फिर भी तुम सुंदर ही रहोगे। मुझे बस उम्मीद है कि अगर सपना टूटना ही है तो तुम मुझसे थोड़ी देर और झूठ बोलोगी, ठीक है? ये सुनकर तुमने अपने पास वाले को कसकर पकड़ लिया। पत्नी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा सबसे चमकता सितारा रहूंगा जो कभी नहीं बुझता। अगली सुबह तुम्हें ऐसी खबर मिली कि तुम्हें समझ नहीं आया कि खुश हो या रोएं। जियो किन्हान को पीरियड्स आ रहे थे। तुम्हें ठीक होने के लिए कुछ दिनों की राहत मिली। तुमने उसे एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा। पत्नी, क्या तुम सुअर को मारने से पहले उसे मोटा करने का प्लान बना रही हो? नाश्ते के बाद तुम काई-कुन को फिर से ढूंढने गई और तुम दोनों ने कंपनी पर काम करना जारी रखा। तुमने पूरी सुबह कंपनी का रजिस्ट्रेशन पूरा करने में बिताई। तुमने जो नाम चुना वो था नुआन हान मीडिया। लंच के दौरान तुम्हें वकील जूकाई का फ़ोन आया। मिस्टर फेंग तियानबो डिविडेंड पर बात करने के लिए आपसे पर्सनली मिलना चाहता है। आप आसानी से फेंग तियानबो के गुस्से और बेबसी के मिले जुले रूप की कल्पना कर सकते हैं, जो समझौता करना चाहता है। आपने शांति से कहा, मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा मैसेज दे सकते हैं, बस पैसे तैयार रखें, बाकी सब कुछ नॉन नेगोशिएबल है। फ़ोन रखने के बाद काई-कुन ने आपकी तारीफ में थम्स अप किया। फेंगे, आप आखिरकार अपने लिए खड़े हुए। आपने तुरंत जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं पहले घुटनों के बल बैठा था। काई-कुन जानबूझकर मुस्कुराया। लेकिन क्या आप तब असल में घुटनों के बल बैठकर अपनी इज्जत नहीं खो रहे थे? मुझे लगता है हाँ। लेकिन क्या हम पास्ट के बारे में बात नहीं कर सकते? चलो प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। जैसे मेरी पत्नी फूल की तरह खूबसूरत है और परिवार चलाने के लिए पैसे कमाती है। काई-कुन ने धीरे से कहा, धत तेरे की, मुझे इतना बातूनी नहीं होना चाहिए था। अलग होने के बाद आप मैनर वापस चले गए। रास्ते में आपने जानबूझकर एक गिफ्ट खरीदा। तुम्हें वापस आते देख फोशू ने राहत की सांस ली, क्योंकि तुमने उसे अपने पीछे आने देना बंद कर दिया था और मैडम भी मान गई थी, इसलिए उसे हमेशा डर रहता था कि तुम भाग जाओगी। अगर तुम भाग गई तो मैडम पक्का पूरे क्योटो शहर को पलट देंगी। जब जियो किन्हान हवेली लौटी तो तुमने स्वाभाविक रूप से गले मिलना, किस करना शुरू किया और फिर तैयार तोहफा दिया। जियो किन्हान ने उत्सुकता से बॉक्स खोला। अंदर एक बहुत बढ़िया इंसुलेटेड कप था। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन का भाव आ गया। ये है पत्नी, तुम अभी अपना काम कर रही हो है ना? मुझे चिंता थी कि तुम्हें दर्द हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कप ले आऊं। मैंने पेट गर्म करने वाले पैकेट, ब्राउन शुगर और लाल खजूर भी तैयार किए हैं।
कल जब तुम जाओगी तो तुम्हें ये सब अपने साथ ले जाना। इस तरह जब तुम काम कर रही होगी और मेरे दिए कप से पानी पियोगी तो तुम मेरे बारे में सोचोगी, है ना? साथ ही कप में एक अच्छा। इसका मतलब है पूरी जिंदगी के लिए, तुम्हारी जिंदगी और मेरी जिंदगी के लिए। जीयू किंगहान की आंखों में एक ऐसा भाव उमड़ आया जो मुश्किल से ही नजर आता था। पहले वो हमेशा देने वाली ही रही थी और तुमने उसे कभी कुछ नहीं दिया था। अब महज कुछ ही दिनों में तुमने उसे एक कंगन और एक प्याला दिया था। अगर वो कहती कि वो खुश नहीं है तो ये सच नहीं होता, फिर भी वो खुद को रोक रही थी। वो तुम्हारे मौजूदा बर्ताव से धोखा नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये सब दिखावा ही ना हो। धन्यवाद। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पीरियड्स का दर्द हो रहा है? पास ही खड़े फूशू की आंखों में आंसू आ गए। युवा मालिक फांग मालकिन का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे हैं, यहाँ तक कि वो खुद आगे बढ़कर उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। यही तो एक सच्चा परिवार होता है। पत्नी धन्यवाद कहना बहुत ज़्यादा औपचारिक लगता है। हम कानूनी तौर पर शादीशुदा पति पत्नी हैं। अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करना मेरे लिए बिल्कुल स्वाभाविक और सही बात है। रही बात इस सवाल की कि मुझे कैसे पता चला कि तुम्हें पीरियड्स का दर्द हो रहा है, तो मेरी नज़रें बहुत तेज़ हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति को कुछ भी पता नहीं चलता? तुम जीयू किंगहान के कान के और करीब झुके और फुसफुसाते हुए बोले, और हाँ, एक बात और, अगर तुम्हारे पीरियड्स जल्दी खत्म हो जाते हैं तो हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर अपनी चर्चा जारी रख सकते हैं, है ना? जीयू किंगहान की आंखों में एक चमक सी कौंधी। क्या आलू सचमुच सिर्फ मेरे शरीर की चाहत में ही मेरे साथ है? ये सोचते हुए उसने कहा, असल में अब ये बात पूरी तरह से नामुमकिन भी नहीं लगती। तुम पूरी तरह से हैरान रह गए। पत्नी, क्या तुम मुझसे किसी खूनी युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए कह रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी इस बात को कभी नहीं मानूंगा। फूशू, जिसका चेहरा ये सब सुनकर शर्म से लाल हो गया था, बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। वो चुपचाप और धीरे धीरे तुम्हारी नज़रों से ओझल हो गया। अगले कुछ दिनों में तुमने उन भावी लाइव स्ट्रीमर्स को ढूंढना शुरू कर दिया जो तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में बड़े सितारे बन गए थे, लेकिन इस ज़िंदगी में अभी तक गुमनाम या बेहद गरीब थे। महज कुछ ही दिनों में तुमने लोगों का एक समूह इकट्ठा कर लिया, जिसमें झांग शाओलोंग, चेन बाई और यू देवा जैसे लोग शामिल थे। एक दोपहर अपनी कंपनी के स्टाफ को एक और मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद आप जियो किंगहान को ढूंढने के लिए ऑफिस से निकल पड़े। हालांकि आप सीधे गुशी ग्रुप की बिल्डिंग में नहीं गए, क्योंकि आपको पक्का नहीं था कि जियो किंगहान चाहती हैं या नहीं कि आप उन्हें सबके सामने दिखें। थोड़ी देर सोचने के बाद आपने उन्हें एक मैसेज भेजा, तुम कहाँ हो, तुम्हारी याद आ रही है, मैं अपनी राजकुमारी को लंच पर बुलाना चाहता हूँ। जियो किंगहान ने तुरंत जवाब दिया, अभी अभी मीटिंग खत्म हुई है, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, पहले कोई जगह ढूंढ लो और मैं वहाँ आ जाऊँगी। आप मुस्कुराए, एक बहुत अच्छी रेटिंग वाला वेस्टर्न रेस्टोरेंट ढूंढा और लोकेशन भेज दी। फिर आप इंतज़ार करने लगे, अपने फ़ोन पर कुछ खेलते हुए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जियो किंगहान अभी तक नहीं आई थी और आपको चिंता होने लगी। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये फैंगजान था, जिसे कई दिनों से नहीं देखा था। तुम्हें देखकर वो हैरान रह गया। उसने अपना जख्मी चेहरा छिपाने के लिए मास्क पहना हुआ था। तुमने अपनी बदकिस्मती को कोसा और शांति से कहा, ओह, ये तो युवा मालिक फैंग है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? फैंगजान तुरंत सतर्क हो गया और एक कदम पीछे हट गया। उसने चारों ओर देखा कि कहीं वो पुराने बॉडीगार्ड तो मौजूद नहीं है। थोड़ा राहत महसूस होने पर उसने अपना नाटक जारी रखा, भाई, तुम फैंग परिवार के युवा मालिक हो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे माफ़ कर सको तो मैं फैंग परिवार छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी बस एक ही गुजारिश है कि तुम वापस जाओ, पिताजी के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करो और माफ़ी मांगो। पिताजी तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम मुस्कुराए। फैंगजान, तुम तो सचमुच के कूड़ागान हो, तुम कितनी बढ़िया एक्टिंग कर लेते हो। फैंगजान ने अपने होंठ भींचे और अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबा लिया। पिताजी आजकल तुम्हारे बारे में ही लगातार बातें कर रहे हैं। गिग, क्या तुम उनसे मिलने जा सकते हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछली बार जब तुम गए थे उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अगर तुम माफ़ी मांगने और प्रणाम करने को तैयार हो जाओ तो पिताजी को फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी। फैंग परिवार में तुम्हारी वापसी तो बस समय की बात है, फैंगजान ने कहा। तुम व्यंग्य से मुस्कुराए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमेशा घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगते रहते हो। तुम्हारी माँ एक रखेल थी और उसने सालों तक घुटनों के बल बैठकर गुजारा किया। क्या वही आदत तुम्हें भी लग गई है? फैंगजान ने तुरंत सफाई दी। तुम पिताजी और माँ के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? आखिर पिताजी तुम्हारे बड़े भाई हैं। तुम्हें तो पिटकर अस्पताल पहुँचने की ही सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो मर भी जाए तब भी उस पर मेरा कर्ज बाकी है, वरना मैं उसे बोर्ड से बाहर निकाल दूंगा। भाई, तुम इतने बेरहम क्यों हो? वो तुम्हारे पिताजी हैं। तुमने उल्टी करने का नाटक किया।
मेरे सामने आकर मुझे घिन मत दिलाओ। वो मेरा पिताजी नहीं है, मेरा उसके जैसा कोई बेटा नहीं है, और यकीनन तुम्हारे जैसा कोई पोता भी नहीं है। और हाँ, मुझे दोबारा भाई मत कहना। अगर तुम्हें मुझे किसी नाम से बुलाना ही है तो कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ, शायद मैं तुम्हें कुछ दे दूं। फैंगजान अपना कंट्रोल खो रहा था, उसने अपने गुस्से को दबाया। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे शहर हैं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए हम फिर भी सगे भाई हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक ताना मारने वाला भाव था। मेरा कोई भाई नहीं है, तुम्हारी माँ एक रखैल थी, तुम मुझसे बस कुछ ही महीने छोटे हो। इससे ये साबित होता है कि फैंग थियानबा ने मेरी माँ के साथ तब धोखा किया जब वो मुझसे प्रेग्नेंट थी। उसके जैसा घटिया इंसान मेरा पिता बनने लायक नहीं है, वो तो बस एक कुत्ता बनने लायक है। फैंगजान ने गहरी सांस ली। तुम्हें पिताजी को माफ़ करने के लिए आखिर क्या चाहिए? तुम्हें थोड़ी हैरानी हुई, यहाँ कोई और नहीं था और फिर भी वो खुद को रोक पा रहा था। तुरंत ही तुमने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। अपने माता पिता से छुटकारा पाओ, फिर लियोरोजान को उत्तरी म्यांमार के एक इंडस्ट्रियल पार्क में भेज दो। अगर तुम ऐसा करते हो कि मैं तुम्हें अपने शेयर दे दूंगा। फैंगजान की आंखें चमक उठी। सच में? मेरा मतलब है, क्या तुम सच में उनसे इतनी नफरत करते हो? तुम हंसे। मैं उनसे नफरत करता हूं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम कर सकते हो, मेरे शेयर तुम्हारे हैं, बिल्कुल गारंटी। फैंगजान चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि तुम उसके साथ खेल रहे हो। जैसे ही वो फिर से इमोशनल कार्ड खेलने वाला था, उसे अचानक पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। वो धीरे से मुड़ा। अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। उसने अचानक कहा, ब्यूटी। जीयू किंगहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक भी ऐसा शब्द कहा जिसने उस जवान आदमी के दिल की हलचल को तोड़ दिया। भागो भागो, वू। फैंगजान उदास होकर भाग गया, लेकिन इससे पहले उसने पीछे मुड़कर देखा कि वो औरत तुम्हारे ठीक बगल में बैठी है। फैंगजान ने गुस्से में दांत पीसे। इतनी शानदार बरसीली खूबसूरती, फैंगलुओ उसके लायक कैसे है? नहीं, मुझे फैंगलुओ की पसंद की हर चीज चुरानी होगी। उसके पास जो कुछ भी है वो मेरा होना चाहिए, वरना उसे सहना पड़ेगा। अभी के लिए वो इस मामले में एकदम प्रोफेशनल था। वो पहले उस औरत की पहचान पता लगाएगा, फिर उसके सामने फैंगलुओ के बुरे बर्ताव को उजागर करेगा और फिर उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ेगा। तो क्या वो मेरी नहीं होगी? ये सोचकर फैंगजान मुस्कुराया। इस समय जीयू किंगहान ने धीरे से कहा, तुम्हारा वो भाई एक बेवकूफ कुत्ते जैसा दिखता है। बीवी, वो मेरा भाई नहीं है और बेवकूफ कुत्तों की बेइज्जती मत करो। तुमने कहा। तुम्हारा चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था, तुम्हारी आवाज नकली नहीं लग रही है। जीयू किंगहान ने आंखें से कोड़ते हुए कहा, तुम हाल ही में बहुत बदल रही हो। क्या मैं बदल गई हूँ? मैं अभी एक सपने से जागा हूँ, बस इतना ही। तुमने धीरे से याद किया। क्या ये पास्ट था या प्रेजेंट एक सपना है? जीयू किंगहान ने पूछा। ये सुनकर तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। तुमने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। किंगहान, मेरी तरफ देखो, ये मेरा सबसे सच्चा प्यार है। मुझे पूरा यकीन है कि अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बाकी सब तुम्हारे एक बाल के भी लायक नहीं है। तुम कोई सपना नहीं हो, लेकिन तुम किसी भी सपने से ज्यादा खूबसूरत हो। क्या तुम समझती हो? जीयू किंगहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। भले ही तुमने हाल ही में बहुत सारी प्यार भरी बातें कही थीं, फिर भी उसे हर बार अपना दिल धड़कता हुआ महसूस होता था। एलो, भले ही तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं तैयार हूँ। जैसे पतंगा आग की ओर बढ़ता है। समय उड़ गया। दोबारा जन्म लेने के बाद जीयू किंगहान के साथ तुम्हारा रिश्ता धीरे धीरे बेहतर होता गया। तुमने थोड़ा समय साथ बिताया जो तुम दोनों को बहुत खूबसूरत लगा। पलक झपकते ही आपके स्कूल शुरू होने से एक दिन पहले की बात हो गई। जीयू ग्रुप के सीईओ के ऑफिस में जीयू किंगहान लगातार जान से मारने का इरादा कर रहा था। पूरी सुबह पूरा जीयू ग्रुप में दहशत का माहौल था। जीयू किंगहान की घूरती नजरों से गुजरता हुआ कोई कुत्ता भी डर के मारे चीख उठता। इस डर को सबसे ज्यादा गहराई से महसूस करने वाला उसका असिस्टेंट शेन मेंगशी था। उसने कांपते हाथों से जीयू किंगहान को कागजों का एक ढेर थमाया। इन फाइलों को आपकी समीक्षा और हस्ताक्षर की जरूरत है। जीयू किंगहान पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस छत की ओर ठंडी नजरों से घूर रही थी, अपने ख्यालों में खोई हुई। ये सोचकर कि वो जल्द ही फिर से लियो रोयान से मिलेगी, उसका मन चाहा कि वो अभी इसी वक्त लियो रोयान को समुद्र में फेंक दे ताकि मछलियां उसे खा जाएं। काफी देर बाद जीयू किंगहान होश में आई, एक गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में हुक्म दिया, बाहर निकलो। शेन मेंगशी सावधानी से ऑफिस से बाहर निकल गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। इस बीच जीयू ग्रुप के ठीक सामने तुम अपनी नई कंपनी की प्रगति के अंतिम मूल्यांकन में व्यस्त थे। उसी समय तुम्हें शेन मेंगशी का फोन आया। तुमने कुछ हैरानी के साथ फोन उठाया। असिस्टेंट शेन, क्या बात है? शेन मेंगशी की आवाज़ में घबराहट थी। मिस्टर फैंग, प्लीज़ जल्दी आइए, सीईओ जीयू के साथ कुछ हो गया है। ये सुनकर तुम बिना एक पल भी सोचे समझे बाहर की ओर भागे, दौड़ते हुए हालात के बारे में पूछते रहे। लेकिन शेन मेंगशी टालम टोल कर रही थी और ज़्यादा कुछ बता नहीं रही थी। वो बस इतना कह रही थी कि हालात बहुत गंभीर हैं। तुम बेचैन हो उठे, बस तुरंत जीयू किंगहान से मिलना चाहते थे। अगर जीयू किंगहान को कुछ भी हुआ तो मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए।
चाहिए। तुम तेजी से जियो ग्रुप की पहली मंजिल की लॉबी में पहुंचे। जियो किंगहान का ऑफिस 88वीं मंजिल पर था। तुम्हारे पिछले जन्म में जियो किंगहान के अंगरक्षकों ने तुम्हें एक से ज्यादा बार अगवा किया था। तुम्हें देखकर कई लोगों की आंखें चमक उठी, खासकर उन महिला कर्मचारियों की जिनकी आंखों में साफ तौर पर हवस छलक रही थी। तुम रिसेप्शन डेस्क को नजरअंदाज करते हुए सीधे खास लिफ्ट की ओर बढ़ गए। ये देखकर सिक्योरिटी तुरंत आपको रोकने आ गई। सर, ये एक खास एलिवेटर है, इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त सिर्फ सीईओ जीयू और उनकी असिस्टेंट टीम को है। आपने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं भी इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड हंस पड़ा। सर, हमारी सीईओ जीयू को पुरुषों से डर लगता है, एंड्रोफोबिया। वो किसी पुरुष असिस्टेंट को नौकरी पर नहीं रखेंगी। प्लीज़ कोई बेहतर बहाना सोचिए। आपको जियो किंगहान से मिलने की बहुत जल्दी थी, इसलिए आपने उन्हें कुछ समझाने की जहमत नहीं उठाई। आपने सीधे अपना फिंगरप्रिंट स्कैन किया। अगले ही पल एलिवेटर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। ये नज़ारा देखकर सिक्योरिटी गार्ड, जो अभी अभी मदद के लिए किसी और को बुलाने ही वाला था, सदमे से वहीं जम गया। 88वीं मंजिल पर शेन मैंगशी पहले से ही इंतजार कर रही थी। मिस्टर फैंग, आखिरकार आप आ ही गए। प्लीज़ मेरे पीछे आइए। जल्दी से मेरे पास आओ। उसने ये बात तुम्हें फाइलों का एक ढेर थमाते हुए कही। तो तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली सिर्फ इसीलिए बुलाया ताकि मैं ये डॉक्यूमेंट सीईओ जीयू तक पहुंचा दूं? तुमने हैरानी से पूछा। शेन मैंगसी का चेहरा गंभीर था। डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना तो दूसरी बात है, असली बात यह है कि सीईओ जीयू अभी बहुत गुस्से में है और किसी को नहीं पता कि क्यों। ऐसे समय में सिर्फ तुम ही सीईओ गू का मूड ठीक कर सकते हो। शेन मैंगसी तुम्हें दरवाजे की तरफ धकेलने ही आला था कि अचानक उसका हाथ वहीं रुक गया। अगर सीईओ जीयू को पता चल गया कि मेरे हाथ ने मिस्टर फैंग को छुआ है, तो क्या मेरा यह हाथ काट दिया जाएगा? तुमने शेन मैंगसी की इस हिचकिचाहट पर ध्यान नहीं दिया। तुमने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। तुमने दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और पाया कि दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम ऑफिस के अंदर गए और चारों तरफ नज़र दौड़ाई, तुम्हें वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। तुम थोड़े हैरान थे। क्या मैं यहाँ सिर्फ हवा को मनाने आया हूँ? अचानक तुम्हारे कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी, जैसे कोई चीज़ टूट रही हो। आवाज़ बहुत धीमी थी। बिना ध्यान से सुने तुम उसे सुन नहीं सकते थे। तुम आवाज़ की दिशा में आगे बढ़े और पाया कि वो आवाज़ बुकशेल्फ के पीछे से आ रही थी। लेकिन बुकशेल्फ के पीछे तो साफ साफ एक दीवार थी। तुमने दीवार पर दस्तक दी। वो ठोस नहीं थी। तुमने तुरंत जोर से आवाज़ लगाई, किंगहान, क्या तुम अंदर हो? तुम्हें कोई जवाब नहीं मिला। एक पल सोचने के बाद तुम बाहर जाकर शेन मैंगसी से पूछने के लिए मुड़े। ठीक उसी समय बुकशेल्फ धीरे धीरे खिसका और एक रास्ता खुल गया। जियो किंगहान के बाहर आते ही बुकशेल्फ अपने आप वापस अपनी जगह पर आ गया। जैसे ही जियो किंगहान की नज़र तुम पर पड़ी, उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ऑफिस के अंदर एक सीक्रेट कमरा है। अरे बीवी, क्या तुम वहां किसी आशिक को छिपाने का प्लान बना रही हो? तुमने जियो किंगहान को छेड़ते हुए कहा। जियो किंगहान अपनी थोड़ी देर की घबराहट से उभर गई। क्या तुम वहां छिपना चाहते हो? अगर ये मेरी पत्नी है तो मैं छिपने को तैयार हूं, तुमने मुस्कुराते हुए उसके पास जाते हुए कहा। फिर तुमने उसे गले लगाया और धीरे से उसकी आस्तीन ऊपर कर दी। जियो किंगहान साफ तौर पर घबरा गई थी और उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं। जियो किंगहान के हाथ पर गहरे निशान देखकर तुम्हें लगा जैसे किसी चीज ने तुम्हारे दिल को जकड़ लिया हो। हर निशान तुम्हें यह याद दिला रहा था कि जियो किंगहान के लिए तुम्हारा प्यार अभी भी काफी नहीं था। तुम धीरे से बोले, मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम्हारे हाथ की हरकतें कुछ अजीब थीं। अलो, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो, जियो किंगहान ने घबराते हुए समझाया। वो तुम्हें फिर से खुद से डरने नहीं दे सकती थी। पिछले कुछ दिनों से वो जिस तरह की जिंदगी जी रही थी, वो तो पहले से ही उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। तुमने जियो किंगहान को बैठने में मदद की और फिर धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पास फर्स्ट एड किट है? जियो किंगहान, उसने खाली नज़रों से बुकशेल्फ के कोने की ओर इशारा किया। तुम मुड़े, फर्स्ट एड किट उठाई और फिर जियो किंगहान के सामने घुटनों के बल बैठ गए। तुमने धीरे से उसकी बाँह पकड़ी। हिलो मत। तुम्हारी कोमल हरकतों ने जियो किंगहान को कुछ हद तक सुन्न सा कर दिया। उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसने बस अपना सिर झुकाकर तुम्हारी ओर देखा, जो पूरी गंभीरता से दवा लगा रहे थे। ये मेरी गलती है। मैंने एक पति के तौर पर अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया, इसीलिए तुम्हें चोट लगी। क्या ये चोटें तुमने खुद को ही पहुंचाई हैं? इस पल तुम्हें अचानक समझ आया कि पिछली बार उसके पैरों पर निशान क्यों थे। लानत है, मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। आखिर जियो किंगहान की सोच आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। क्या दर्द हो रहा है? तुमने नजरें उठाकर जियो किंगहान की ओर देखा। तुम दोनों की नाकें लगभग एक दूसरे को छू रही थीं और तुम एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर पा रहे थे।
तुम्हारी आंखों में जिस डर को देखने की तुमने कल्पना की थी वो वहां बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय वहां सिर्फ दिल का दर्द और धुंधली सी भावनाएं थीं। जियो किंगहान ने तुरंत कहा, नहीं, दर्द नहीं हो रहा। अलुओ, रो मत। घाव पर पट्टी बांधने के बाद तुमने जियो किंगहान को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। मेरी प्यारी पत्नी, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ या शिकायत है तो तुम्हें मुझे चोट पहुंचानी चाहिए। अगर तुम खुद को फिर से चोट पहुंचाना चाहती हो तो प्लीज़ मुझे भी उस दर्द में अपना हमदर्द बनाओ, ठीक है? मेरा दिल सचमुच बहुत दुख रहा है। जियो किंगहान के गाल से एक आंसू लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। वो राजी नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने जुबान से हामी भर दी। ठीक है। काफ़ी देर बाद तुमने उसे अपनी बाहों से आज़ाद किया। उसकी हल्की लाल आंखों को देखकर तुम्हें एहसास हुआ कि वो भी रो सकती है। वो भी एक औरत थी, वो कोई ठंडी बेजान मशीन नहीं थी। वो मेरे फेंगलुओं की पत्नी है। क्या तुम मुझे इसकी वजह बता सकती हो? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कहा और जियो किंगहान की भावनाओं का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की। कुछ पल की खामोशी के बाद जियो किंगहान ने कहा, कल से तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो रही है। मैं तुम्हें अपने पास ही रोक कर रखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैं बहुत उलझन में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। तो खुद को शांत करने के लिए तुमने खुद को चोट पहुंचाई, लेकिन हम हर रात एक दूसरे से मिल तो सकते ही हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने पूरी तरह से हैरान होकर पूछा। क्योंकि लियो रुयान की वजह से। मुझे डर है कि उसे देखने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम्हारे उसके पास जाने का ख्याल आते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मैं सच में लियो रुयान को मार डालना चाहता हूँ। आखिरकार तुम समझ गए। किंगहान, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वो लियो रुयान तो बस एक कचरा है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में पैरों तले रौंद दिया है। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ही अपने एकमात्र प्यार के तौर पर देखती हैं। मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगा, इसीलिए प्लीज निश्चिंत रहो। कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता और मैं